नमस्कार, चटपट न्यूज़ चैनल में आज हम बात करेंगे फार्म बिल 2020 की। भारत में किसानों ने कृषि सुधारों के नाम पर संसद में पारित किए जाने वाले तीनों फार्म बिल का विरोध किया है। उनमें से पहला है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा बिल 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। दूसरा, खेती व्यापार और वाणिज्य, पदोन्नति और सुविधा बिल 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। ये अब सबसे पहले बात करते हैं पहले बिल की, जो है मूल्य आश्वासन और खेत 2020 पर पहला सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। जब आप इनमें सशक्तिकरण संरक्षण समझौता इन शब्दों को देखते हैं तो यह समझना आसान है कि यह एक कानूनी समझौते के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा के साथ कुछ करना है। अभी सवाल आता है कि किसानों को किससे बचाएं? हमें दोबारा पहले बिल को देखने की ज़रूरत है। मूल्य आश्वासन सूचना सेवाओं पर बिल का शीर्षक मूल्य आश्वासन फार्मर और बिजनेस ओनर के बीच को दर्शाता है। इसका मतलब समझने के लिए मान लेते हैं आप एक किसान और मैं एक व्यवसाय धारक हूँ। मैं आपके उत्पादों को खरीदना चाहती हूँ। वहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चावल, दाल, गेहूँ। इसके लिए मुझे आपके साथ एक कानूनी समझौते में शामिल होने की आवश्यकता है। यह कानूनी समझौता किसानों के हित के लिए है, जिससे कि किसानों को कोई धोखा ना होने पाए। एक किसान किसी कंपनी के द्वारा कई मायनों में धोखा खा सकता है, जैसे कि समझो मुझे 1 टन चावल किसी भी XYZ मूल्य पर चाहिए और बाद में मैं बोलूँ कि उसमें से आधा चावल अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें इसका कम दाम दूंगी। तो इस तरह के विचारों या किसी अन्य प्रकार के शोषण को रोकने के लिए ये बिल है। एक किसान और एक खरीदार के बीच विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है। अभी तक तो सब ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप अब सिर्फ अंतिम के 2 शब्दों पर ध्यान दें। मेरा मतलब है कि फार्म सर्विसेज, कृषि सेवा, इसके संदर्भ में क्या है? हम समझते हैं कि कीमत क्या है जो कुछ भी एक किसान और एक खरीदार एक समझौते के लिए तय करता है कि क्या भुगतान किया जाना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि एक खरीदार विशेष रूप से किसान को बता सकता है कि उत्पादों के दौरान ग्रिड की किस गुणवत्ता की आवश्यकता होती है और वे कब डिलीवर हो सकती हैं, और कुछ और मांग भी हो सकती है। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस बिल के माध्यम से अनुबंध कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए उनकी डिलीवरी के लिए शर्तों की रूपरेखा तैयार करेगा, जो कि क्रेता की हर आवश्यकताओं पर शुरू होने वाली गुणवत्ता और कई अन्य मामलों के आधार पर एक आपूर्ति उत्पादों की तुलना में किसान को मिलेगा। लिए किसान और बिजनेस ओनर के बीच में पहले ही एक लीगल एग्रीमेंट स्थापित कर दिया जाएगा। तो इस अधिनियम का उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी कानूनी ढांचा स्थापित करना है, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। सरकार का कहना है कि यह अधिनियम भारतीय कृषि को बदल देगा और निजी निवेश को आकर्षित करेगा। तो अगर हम देखें तो यह सच में निजी निवेश को आकर्षित करता है। कंपनियां अक्सर इनपुट की आपूर्ति के माध्यम से किसानों को समर्थन देने, भूमि तैयार करने में सहायता करने, उत्पादन सलाह प्रदान करने और अपने परिसर में माल परिवहन करने के लिए सहमत होती हैं। लेकिन अगर आप किसान पक्ष को देखते हैं तो डर है कि एक शक्तिशाली सहकारी निवेशक कानूनी रूप से किसान पर हावी हो जाएगा और उन पर देयता खंड डाल देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सब कुछ शर्त पर लागू होता है, जिसमें कि काफ़ी कुछ फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है कि ऐसी संभावनाएं हैं जहां एक निजी कंपनी कानूनी प्रक्रिया के साथ एक किसान को बहुत ही आसानी से शोषण कर सकती है। तो यह किसानों की एक प्रमुख समस्या है और हमें लगता है यह सही भी है। चलिए अब दूसरे बिल को देखते हैं।
खेती का उत्पादन, वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा बिल 2020। यदि आप शीर्षक देखते हैं तो यह व्यापार और वाणिज्य, पदोन्नति और सुविधा कहता है। इसका मतलब है कि यह मंडी या एपीएमसी यार्ड के भौतिक परिसर के बाहर खेत के सामान के व्यापार के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले कृषि उपचार कुटी एपीएमसी यार्ड में केवल गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की तरह संचालित किया जाता था, जैसे गोदामों और मंडी के कोल्ड स्टोरेज। लेकिन यह नया अधिनियम किसानों को राज्य या किसी भी सड़क के बाहर कहीं भी अपना माल बेचने की स्वतंत्रता देगा। यदि आप सभी जानते हैं कि भारत में सभी विषयों की 3 सूची में विभाजित किया गया है, जो हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कृषि राज्य की सूची में आती है। पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्य के राजस्व का बड़ा स्रोत खो सकते हैं। आपने अपने माता पिता को शनिवार या रविवार को सब्जी और अन्य सामान खरीदने के लिए एक मंडी में जाते देखा होगा। अब ये मंडी पूरे देश में फैल गई हैं और किसान इन मंडियों में अपनी कृषि उपज बेचते हैं और इन मंडियों को एपीएमसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसानों पर प्रतिबंध है। यदि वे अपनी कृषि उपज मंडियों से बाहर बेचना चाहते हैं तो उन उत्पादों को बेचने के लिए उनको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रूप से एपीएमसी के माध्यम से देना होगा। अन्यथा यदि आप देखते हैं कि छोटे किसान सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं, जो वे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यदि आप बड़े पैमाने पर किसान हैं और आप चाहते हैं कि आपका उत्पादन सरकार द्वारा संरक्षित किया जाए, तो आपको एपीएमसी को सूचित करना होगा। किसी भी तरह से यह बिल अधिसूचित एपीएमसी मंडियों में बाहर कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार की अनुमति देगा। इस बिल की मदद से राज्य सरकार मंडियों में बाहर से कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कर नहीं लगाएगी और किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता दी जाएगी। यदि आप देखें तो यह बिल बड़े किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके पास अधिक विकल्प होंगे और वास्तव में निजी कंपनियों को वो बेचना शुरू कर सकते हैं। दूसरी ओर इससे छोटे किसानों पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटे किसानों को माल बेचने के लिए लंबी दूरी या घुसपैठ के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो हाँ, कई बड़े किसानों को इसके बेहतर विकल्प मिलेंगे, लेकिन मैं इसकी दूसरी तरफ भी आपकी नज़र ले जाना चाहूँगी। यह सरकार के लिए कृषि व्यवसाय से बाहर निकलने का एक तरीका भी है। एक बार किसानों को बाजार में प्रवेश मिल जाए तो वे किसी को भी बेच सकते हैं और अधिक कमा सकते हैं। हालांकि किसानों की आय बाजार के उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करेगी। मान लीजिए कि बाजार में किसी विशेष उत्पाद की मांग कम है, उसकी कीमत कम मांग की वजह से गिर जाएगी, लेकिन खेती की लागत अधिक थी। आप देखिए, अब एक किसान को खेती की लागत और कम कीमतों के बीच निचोड़ा जाएगा। इस स्थिति में सरकार सब्सिडी या खरीद के किसी भी रूप को देने में हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि यह व्यापार बंद है। आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा निजी खिलाड़ी कम लागत पर स्मार्ट होते हैं। वे कम कीमत पर उत्पादों को खरीदेंगे और उच्च कीमत पर बेचने के लिए हर रणनीति का उपयोग करेंगे। ये अब तीसरा बिल देखते हैं, जो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। अब यह बिल नया नहीं है। केंद्र सरकार ने मौजूदा आवश्यक वस्तुओं के बिल में एक संशोधन किया है। सबसे पहले आवश्यक वस्तु बिल क्या है? मूल रूप से इसका कानून जो कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। बिल के शीर्षक से आप यह पता लगा सकते हैं कि यह आवश्यक वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। अब वे कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं? ये वस्तुएं ऐसी चीज़ हैं, मान लीजिए अगर आप कृत्रिम मांग बनाने के लिए इन्हें अवैध रूप से संग्रहित करते हैं या आप ऐसी वस्तुओं की कालाबाजारी करते हैं, तो यह लोगों को सामान्य जीवन को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए कुछ आवश्यक भोजन, दवाएं, ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद आदि। इस कानून की मदद से सरकार आवश्यकता पड़ने पर नई वस्तुओं को शामिल कर सकती है और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें सूची से हटा सकती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं प्याज की कमी। मान लें
कि कुछ व्यापारी या थोक व्यापारी हैं, उन्होंने कृत्रिम मांग बनाने के लिए स्टॉक में बहुत सारे प्याज रखे हैं। जब मांग बढ़ती है तो जाहिर तौर पर कीमत बढ़ेगी। कृत्रिम मांग बनाने के पीछे एक विचार यह है कि किसी उत्पाद को अधिक कीमत पर बेचा जाए। अब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्याज को अधिनियम के तहत ला सकती है कि लोगों को सही मूल्य पर प्याज उपलब्ध हो। हाल ही में मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स लाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये उत्पाद भारत में महामारी के दौरान लोगों को सही कीमत पर और सही गुणवत्ता में उपलब्ध हों। फिर 1 जुलाई 2020 से सरकार ने फिर से आवश्यक वस्तुओं की सूची से मास्क और हैंड सैनिटाइजर को हटा दिया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब आप इस बिल के उद्देश्य को समझेंगे। अब जो संशोधन सुझाया गया है और फिर इस बिल में जोड़ा गया है, वह आवश्यक वस्तु को हटाने के बारे में है। इसलिए भारत सरकार ने जो किया, उसने कुछ वस्तुओं को आवश्यक रूप से हटा दिया ताकि यह सरकार को केवल युद्ध, स्त्री, असाधारण कीमत जैसे प्राकृतिक आपदाओं पर आपूर्ति और कीमतों को विनियमित करने की अनुमति दे। और उन वस्तुओं में खाद्य पदार्थ शामिल हैं, सीरियल्स, दाल, आलू, प्याज, खाने योग्य तेल के बीज और तेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन वस्तुओं का उपभोग आप और मेरे द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है। अब उस वस्तु को आवश्यक सूची से हटा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कार्यालय खुदरा कीमतें बढ़ा दी जाएंगी और सरकार कह रही है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे युद्ध, असाधारण कीमतों जैसी स्थितियों के दौरान ही इन वस्तुओं को आवश्यक सूची में वापस जोड़ा जाएगा। इसलिए एक तरफ इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाकर सरकार ने किसानों की आय का समर्थन करने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन अगर आपको खाने की चीज़ें जैसे दाल, प्याज और खाद्य तेल मिलेगा तो वे हर घर के दैनिक आवश्यक वस्तुओं का हिस्सा है। अब जब सरकार ऐसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित नहीं करने जा रही है तो जमाखोरी की अधिक संभावना है। यही कारण है कि अभी अगर आप बाजार में जाते हैं तो आप पाएंगे कि इन वस्तुओं की लागत बढ़ गई है। नए संशोधन में यह भी कहा गया है कि सरकार बढ़ती कीमतों के आधार पर इन वस्तुओं के शेयरों की विनियमित करेगी। अब इसकी कुछ और स्थितियां हैं। आप दालों के धारावाहिकों के तेल के बीज और खाद्य तेल को देखते हैं। वे दूसरे शब्दों में गैर हानिकारक वस्तुएं हैं जिन्हें वे महीनों या वर्षों के लिए कमरे के तापमान पर संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लंबे समय तक शेल्फ जीवन होता है। इसलिए सरकार कह रही है कि वह केवल आवश्यक वस्तुओं की सूची में फिर से हस्तक्षेप करेगी और इन वस्तुओं को फिर से लाएगी यदि इन गैर विनाशकारी वस्तुओं के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पसंदीदा दाल की लागत 100 रुपये किलो है। अच्छी तरह से अब दाल आवश्यक सूची में नहीं है। अगर सब पर कल लागत 50% से अधिक जाती है, जो कि 151 रुपये प्रति किलो है, तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सूची में वापस लाएगी। इस अनुसार गैर खराब वस्तुओं के लिए जो सीमा है वह है 50%। प्याज, आलू जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सीमा 100% निर्धारित की गई है, जिसका मतलब है कि अगर प्याज की कीमत 50 रुपये किलो है, यदि यह सभी लागत 100% से अधिक हो जाए तो वह 101 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी और अब वहाँ सरकार हस्तक्षेप करेगी और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सूची में वापस लाएगी। इसलिए 100% पेरिसेबल खाद्य पदार्थों के लिए निर्धारित सीमा है। इसलिए एक तरफ इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाकर सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन दूसरी ओर मूल्य वृद्धि होगी और जमाखोरी और कालाबाजारी पर खतरा बढ़ जाएगा और कुछ वस्तुओं के मूल्यों पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार हो सकता है। कि मान लीजिए कि अगर मैं एक व्यापारी या आप बड़ी कृषि कंपनी या रिलायंस स्पेंसर या किसी भी खाद्य बाजार श्रृंखला जिसे आप अपने स्थान के पास देखते हैं, मैं एक निजी रिटेलर हूँ, तो अब मैं सीधे कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए गांव में जा सकती हूँ, किसान को दे सकती हूँ
सबसे अच्छी कीमत और शहर में वापस आकर और 50% से 100% के बीच में कहीं भी लाभ कमा सकती हूँ। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह नष्ट होने वाली या ना नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। इसलिए विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह एक अत्यधिक केंद्रीकरण अधिनियम है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो केंद्र सरकार पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रही है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है। केंद्र सरकार किसी भी कृषि वस्तु की कीमत तय नहीं कर रही है, यह सिर्फ एक सीमा तय कर रही है जिसके भीतर मूल्य में उतार चढ़ाव होना है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए ये 3 कृषि बिल हैं विस्तार से। मुझे आशा है कि आपको अब इन 3 बिलों पर कुछ स्पष्टता जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में आपका सजेशन दें। धन्यवाद।